बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी फिजिकल एजुकेशन को लेकर अच्छे तरीके से हो जाए। तो शुरू करते हैं। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है ओलंपिक मूल्य शिक्षा के ऊपर, और इससे देखिए क्वेश्चन जो है एग्जामिनर बहुत अच्छे तरीके से पूछता है और इस चैप्टर का जो वेटेज है हमारे एग्जाम में वो भी काफी अच्छा है। तो आपके लिए ओवरऑल आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है इस चैप्टर में जो कि हमें पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें हमें अच्छे से हाईलाइट करके पढ़ना है, जो कि बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओवरऑल सबसे पहले हम टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो देखो टॉपिक जो हमें आज की इस वीडियो में कवर करना है वो कुछ इस प्रकार के आपके दिए गए हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले का कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है आज की इस वीडियो में। पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है ओलंपिज्म के बारे में, जिसमें हमें उसकी संकल्पना और ओलंपिक मूल्य में उत्कृष्टता यानी कि एक्सीलेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंडशिप हो गया और सम्मान हो गया। तो इन तीन टॉपिक को हमें सबसे पहले फर्स्ट में हमें कवर करना पड़ेगा। उसके बाद हम जब वीडियो में थोड़ा आगे आएंगे तो हम देखेंगे क्या ओलंपिक मूल्य शिक्षा के बारे में, ठीक है। इसमें हमें निष्पक्ष खेल, दूसरों के लिए सम्मान, उत्कृष्टता की खोज, शरीर इच्छा, ये वाला टॉपिक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा आता है प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक के बारे में। यानी कि प्राचीन ओलंपिक के बारे में पूछ लेगा एग्जामिनर, हमसे आधुनिक ओलंपिक के बारे में पूछ लेगा। तो ओवरऑल कहें तो प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक के बारे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हमारा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो है लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो ओलंपिक प्रतीक के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे प्रतीक के लिए अलग एक स्लाइड होगा आपका, आदर्श वाक्य के लिए अलग हो जाएगा। उसके झंडे किस प्रकार के होते हैं, ओलंपिक का जो आप झंडा देखोगे, जो फ्लैग देखोगे, वो किस प्रकार का होता है, वहां से क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछने वाला है। हम शपथ की बात करेंगे और उसका जो राष्ट्रीय गान होता है, जो ओलंपिक का जो गान होता है, जो सॉन्ग है, वो हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल आप देखोगे यहाँ पे इतने सारे टॉपिक हमें मेंशन किए गए हैं, लेकिन एक या दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल टॉपिक हमारे रहने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ओलंपिक आंदोलन संरचना की, जिसके अंदर हम आईओसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनओसी के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे आईएफएस के बारे में और अन्य सदस्यों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे कुछ संगठन भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं ओलंपिक से रिलेटेड, ऐसे संगठन जैसे कि आईओसी हो गया, एनओसी, आईएफएस। तो ये सारे टॉपिक हमारे आज के चैप्टर में ओलंपिज्म मूल्य शिक्षा के अंतर्गत रखे गए हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं चाहूंगा आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कि आपको इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इजी लगता है, सबसे ज्यादा जिसमें आप कहते हो कि सर ये टॉपिक मेरा फेवरेट है, मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से एग्जाम में कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें हमें आज की इस वीडियो में कवर करनी है। शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक हमारा क्या कहता है भाई, पहला टॉपिक है हमारा ओलंपिज्म संकल्पना, ओलंपिक मूल्य और उत्कृष्टता के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन की जब बात आती है तो ओलंपिक की, ओलंपिज्म की डेफिनेशन क्या हो जाती है। तो देखो ये एक दर्शन है, ये एक फिलॉसफी है जो क्या करता है, जिसमें खेलों के माध्यम से हम लोगों में एकता बढ़ाते हैं, खेलों के माध्यम से लोग एकजुट हो जाते हैं। तो यही आपको एग्जाम में भी लिखना है क्या, कि ओलंपिज्म जो है वो जीवन का एक दर्शन है, ठीक है। फिलोसफी इज अ सॉरी ओलंपिज्म इज अ फिलोसफी, ठीक है। ओलंपिज्म क्या है, एक फिलोसफी है, एक जीवन की एक दर्शन है, जो क्या करती है, खेल को मानवता की सेवा में समर्पित करता है। देखो लैंग्वेज अगर आपको हार्ड लगे तो आप अपनी तरफ से भी आंसर बना सकते हो। आप ये लिख सकते हो एग्जाम में कि ओलंपिज्म एक दर्शन है जिसकी सहायता से, जिसके जिसके अंतर्गत खेलों की सहायता से लोगों को एकजुट किया जाता है, ठीक है। लोग मतलब उनके अंदर मित्रता की भावना को उत्पन्न करना, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, यह दर्शन हमारे शरीर, हमारी इच्छा शक्ति, हमारे मन के गुणों के परस्पर क्रिया पर आधारित होती है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है, हमारी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है, और हमारे जो गुणों का, जो हमारे मन के जो गुणों की परस्पर जो प्रक्रिया होती है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो फिलोसफी ओलंपिज्म क्या है, ओलंपिज्म एक फिलोसफी है, एक दर्शन है, जिसके अंतर्गत खेलों की सहायता से लोगों को एकजुट किया जाता है
और ये फिलोसफी किस प्रकार की है, तो इसके अंतर्गत हम हमारे शरीर, ठीक है, हमारी बॉडी, हमारे शरीर, इच्छा शक्ति, हमारे मन के गुणों की परस्पर क्रिया इसके अंतर्गत शामिल की जाती है, ठीक है। आप बताओगे आगे क्या ओलंपिज्म उन कार्यों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है जो खेल को संस्कृति और शिक्षा से जोड़ते हैं, ठीक है। तो यही बात सामने आ जाती है कि ओलंपिज्म का मतलब पर्पस क्या होता है, खेलों को मतलब विभिन्न कल्चर जो हमारे इंडिया में है, हमारे देश में है, सारे विभिन्न कल्चर, विभिन्न लैंग्वेजेस के लोग हैं, उनकी अलग सभ्यता है, ओलंपिक के माध्यम से सारे लोगों को एकजुट करना। तो ये चीजें आप यहाँ पर बनाकर भी आंसर लिख सकते हैं। ज्यादा देखो ज्यादा हार्ड भी नहीं है लैंग्वेज। अगर आपको बोर्ड की लैंग्वेज जो पीपीटी की लैंग्वेज याद नहीं हो पाती है तो आप अपनी तरफ से भी बना के लिखना। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो आप बहुत इजीली उसको कर सकते हो, ठीक है। आगे क्या कहता है कि उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो उसका उद्देश्य क्या है, ओलंपिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है कि कैसे खेल हमें मन, शरीर और आत्मा के, ये तीन चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उद्देश्य की हम बात कर रहे हैं, उद्देश्य क्या कहता है ओलंपिज्म का उद्देश्य, कि ओलंपिज्म का मुख्य उद्देश्य हमें यह बताता है, हमें यह सिखाता है कि कैसे खेल के द्वारा, खेल हमें हमारे मन, शरीर, आत्मा के संयोजन के माध्यम से बेहतर नागरिक बना सकता है, ठीक है। तो ओलंपिज्म हमें यह, इसका मेन पर्पस क्या है, मेन उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम खेल की सहायता से, ठीक है, हम खेल की सहायता से अपने मन का, ठीक है, हमारे शरीर, हमारी आत्मा का, इन सारी चीजों के द्वारा हम अपने आप को एक बहुत अच्छा नागरिक बना सके, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था ओलंपिज्म का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आ सकते हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है कि ओलंपिक मूल्य के बारे में। ओलंपिक मूल्य की जब बात सामने आती है तो हमें तीन चीजों पे ध्यान देना है। कितनी चीजों पे, हमें यहाँ पर बेसिकली तीन चीजों पे ध्यान देना है। आपका पहला चीज क्या हो जाएगा, उत्कृष्टता। क्या हो जाएगा, उत्कृष्टता, यानी कि हम एक्सीलेंस की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मित्रता की, ठीक है, मित्रता मतलब फ्रेंडशिप। तो ओलंपिक के द्वारा हम किस तरीके से मित्रता को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सम्मान की, ठीक है, हम बात करने वाले हैं सम्मान की। तो यहाँ से प्रश्न हमारे एग्जाम में निकल कर आता है। एग्जामिनर हमसे किस तरीके से पूछेगा कि ओलंपिक मूल्य को परिभाषित कीजिए जिसके अंतर्गत आपको उत्कृष्टता, सम्मान और मित्रता, तीनों पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही ब्रीफ में आपको उसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर है सभी को। देखो क्या कहता है कि जब हम उत्कृष्टता की बात करेंगे, हम एक्सीलेंस की जब हम बात करेंगे, तो मुझे लगता है सभी बच्चों को उत्कृष्टता यानी कि एक्सीलेंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि एक्सीलेंस होता क्या है, ठीक है। जब आप किसी स्पोर्ट्स में, किसी भी फील्ड में, जरूरी नहीं है कि एक्सीलेंस आप केवल स्पोर्ट्स में ही प्राप्त कर सको, ये आप टीचिंग लाइन में भी आप एक्सीलेंस में, मतलब आप एक्सीलेंस को प्राप्त कर सकते हो। आप किसी कुकिंग में हो गया, मतलब हर एक फील्ड में आप एक्सीलेंस को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये होता क्या है, इसको जान लेते हैं। देखो उत्कृष्टता का क्या अर्थ होता है, उच्चतम स्तर की गुणवत्ता। क्या मीनिंग क्या होती है इसकी, उच्चतर स्तर की गुणवत्ता, हाई लेवल की गुणवत्ता, ठीक है। जब आप किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से करते हो, है ना, तो उसी को हम एक्सीलेंस, उसी को हम उत्कृष्टता बोलते हैं, ठीक है। उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और पूर्णता है, ठीक है। डेफिनेशन छोटी सी है, क्या कहता है, उत्कृष्टता का अर्थ होता है उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और पूर्णता। यह खेल के मैदान पर या अपने निजी पेशेवर जीवन में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बारे में होता है, ठीक है। खेल के मैदान पर भी हो सकता है या आप अपने जीवन में कहीं भी किसी भी फील्ड में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सपोज करो आप कोई काम करते हो और आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यह काम जिस तरीके से तुम कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है, ये इस तरीके से किया जाएगा, और उस तरीके से ही वो सफल भी हो जाता है। तो वो कहते हैं देखो हमें कितना एक्सपीरियंस है, हमें इस चीज को करने का कितना एक्सपीरियंस है। बड़े बुजुर्गों के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है ना, तो हमें उनसे निरंतर सीखना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि उत्कृष्टता का अर्थ होता है हाई लेवल की क्वालिटी, उच्च लेवल की गुणवत्ता, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि खेल में, जरूरी भी नहीं स्पोर्ट्स में ही हो, या जीवन के किसी भी फील्ड में हो सकता है, ये भी आप मेंशन कर दोगे, ठीक है। जीतने के लिए पूरी कोशिश करने के बारे में है, लेकिन भाग लेने, अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करने, अपने दैनिक जीवन में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करने और मजबूत शरीर, इच्छा शक्ति को संयोजन, तो यही सारी चीजें इसमें मेंशन की गई है कि उत्कृष्टता बेसिकली होता क्या है। तो आपको ध्यान रखना है हाई लेवल की गुणवत्ता, उच्च लेवल की, उच्च स्तर की गुणवत्ता, और इससे है पूर्णता से है, ठीक है। उसी को हम एक्सीलेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं मित्रता की, ठीक है। तो ओलंपिक मूल्य में, जब हम ओलंपिक मूल्य की बात करते हैं तो मित्रता का क्या रोल होता है।
फ्रेंडशिप का क्या रोल होता है। आप जानते हो कि भारत एक ऐसा देश है, भारत विविधताओं का देश है, ठीक है। बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे लैंग्वेजेस के लोग यहाँ रहते हैं, है ना। अब उन सारे लोगों को एकजुट करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड को और इंक्लूड कर ले, ठीक है, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो सारे लोगों को एकजुट में, एकता के सूत्र में बांधना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर ओलंपिक का एक मूल्य क्या है? मित्रता। यानी कि ओलंपिक ये कहता है कि भाई मित्रता के जरिए हम लोगों को एकजुट कर सकते हैं। और वो मित्रता होगी कैसे? जब आप खेलों में भाग लोगे, जब आप ओलंपिक में जाओगे, दूसरे लोगों से मिलोगे, वहां के कल्चर को अपनाओगे, तब आप मित्रता को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मित्रता का जो शब्द है, मित्रता जो कॉन्सेप्ट है मित्रता का, उसको हमने ओलंपिक मूल्य में ऐड कर दिया है, ठीक है। मित्रता क्या कहता है कि देखो, मित्रता ओलंपिक आंदोलन का मूल है, ठीक है। यह हमें खेल को व्यक्तियों और दुनिया भर के लोगों के बीच आपसी समझ के साधन के रूप में हमें देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। हमें अभी आपको मैंने बताया कि आप जाओगे, किसी भी स्पोर्ट्स में भाग लोगे, आप वहाँ के कल्चर को अपनाओगे, वहाँ के लोगों को, वहाँ के रहन सहन, वहाँ का जो फूड होता है ना। जैसे अभी आईपीएल होता है तो विदेशी खिलाड़ी भारत में आते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वो लोग विजिट करते हैं तो उनका स्वागत भव्य तरीके से होता है। उनको राजस्थान का जो स्पेशल फूड होता है वो ट्राई कराया जाता है, ठीक है। लखनऊ, अगर वही खिलाड़ी लखनऊ जाएंगे तो उनको अलग अलग तरीके, हर एक स्टेट वाले क्या करते हैं, अपने तरीके की फूड उनको प्रोवाइड करते हैं, जो कि मित्रता का ही एक भाव है, ठीक है। तो ये तरीके आपको याद रखना है क्या, कि मित्रता के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम दुनिया भर के खिलाड़ियों को, हम उनकी कल्चर को अपना सकते हैं और सारे लोगों को ना एक कर सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो कि ओलंपिक मूल्य का ही एक पार्ट है। तो मित्रता भी सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें देखो, इसमें एक चीज और ऐड किया गया है क्या, कि एथलीट अपने साथियों के साथ साथ अपने विरोधियों के साथ भी दीर्घकालिक संबंध बनाकर इस मूल्य को व्यक्त करते हैं। आपने देखा होगा हरभजन सिंह और शोएब अख्तर की फाइट का निरंतर, जो वो पहले खेला करते थे तो फाइट चलती थी, लेकिन अब वो कितने अच्छे दोस्त बन चुके हैं, ठीक है। अभी आप उनके बारे में पढ़ोगे तो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं। तो यही चीजें यहाँ पर मित्रता में मेंशन किया गया है क्या, कि जो एक एथलीट होता है, ठीक है, वो अपने साथियों के साथ साथ अपने जो उसके जो विपरीत खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, उनके साथ भी मित्रता का भाव रखते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज में नीरज चोपड़ा और यहाँ पर पाकिस्तान का एक वो जैवलिन थ्रो का प्लेयर है, ठीक है, नाम इसका मुझे याद नहीं आ रहा है। तो दोनों में देखो कितना मतलब एक फ्रेंडशिप इन्होंने शो किया था, ठीक है। पहले ये जीते थे, उसके बाद इनकी मदर ने कहा कि वो भी मतलब मेरे बच्चे के जैसा ही है। दोनों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। तो ये हमें दिखाता है कि हम खेल के जरिए से किस प्रकार से लोगों को मतलब एकजुट कर सकते हैं, लोगों को एकता के सूत्र में हम बांध सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद करें कि सम्मान की हम बात करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि सम्मान, देखो, जब भी आप किसी स्पोर्ट्स को खेलो, किसी भी जगह स्पोर्ट्स खेलने जाओ, तो आपको भरपूर सम्मान देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं अभी विराट कोहली की, ठीक है। तो विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर बन चुका है ना, मतलब उसकी खुद की एक ब्रांड वैल्यू बन चुकी है, ठीक है। मतलब उसको ये सम्मान कहाँ से मिला है? स्पोर्ट्स से मिला है। कौन से स्पोर्ट्स से? क्रिकेट से, है ना। तो देखो, आप जानो कि सम्मान को हम ओलंपिक मूल्य में क्यों रखते हैं, हम ओलंपिक वैल्यू में सम्मान को हमने क्यों ऐड किया है, क्योंकि जो सम्मान जो है आपको एक स्पोर्ट्स से ही मिल सकता है। अगर आप उस चीज को बेटर, बहुत अच्छे तरीके से करते हो, तो आपको बहुत अच्छा सम्मान मिलेगा, है ना। नीरज चोपड़ा को देखो, पहले इसको कोई नहीं जानता था, लेकिन जब इसने गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद पूरे देश में, पूरे मतलब देश विदेश हर जगह ये फेमस हो गया। लोग इसको, बड़े बड़े लोग इसको अपनी अपनी गाड़ियां गिफ्ट करते थे। तो सम्मान बहुत ज्यादा जरूरी है ओलंपिक मूल्य के अंतर्गत, ठीक है। तो ओलंपिक मूल्य में हमने कितनी बातों को अभी तक समझा है? तो 3 बातें आप कहोगे कि हमने 3 बातों को जानने की कोशिश करी है। सबसे पहले आप बताओगे एक्सीलेंस की, उत्कृष्टता की। दूसरे पे आप बताओगे क्या? दूसरे पे आप बताओगे मित्रता, फ्रेंडशिप की। और तीसरे पे आप बताओगे क्या? सम्मान की। तो ये तीनों जो चीजें हैं, ये 3 टॉपिक जो है ओलंपिक मूल्य को दर्शाते हैं, ओलंपिक मूल्य के बारे में बताते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा, ठीक है। अब हम बात करेंगे ओलंपिक मूल्य शिक्षा की। अब टॉपिक जो है हमारा ओलंपिक मूल्य शिक्षा के बारे में आ गया है। ओलंपिक मूल्य शिक्षा क्या होता है? ओलंपिक मूल्य शिक्षा में आप देखोगे, प्रयास की खुशी पहला टॉपिक है आपका। फिर हम करते हैं फेयर प्ले, आता है तीसरे पे दूसरों के प्रति सम्मान, और फोर्थ पे उत्कृष्टता की खोज, जीवन में शरीर, इच्छा और मन के बीच का संतुलन।
ये 4 टॉपिक हमें ओलंपिक मूल्य शिक्षा के बारे में बताते हैं, ओलंपिक मूल्य शिक्षा को डिस्क्राइब करते हैं। प्रयास की खुशी क्या कहता है कि देखो, अगर आपको पता है कि मैं इस खेल में कमजोर हूँ, मैं इस खेल को नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी आप प्रयास करते हो कि नहीं मुझे खेलना ही है, ठीक है, तो वो हमारा प्रयास की खुशी कहलाता है। कि जब आप ये जानते हो कि आप उस स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हैं, आप उस चीज को नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी आप प्रयास करते हो, तो मेरा प्रयास की खुशी कहलाता है। फेयर प्ले की बात करें तो फेयर प्ले आपने वर्ड सुना होगा, आईपीएल में लास्ट में जब पूरा आईपीएल का टूर्नामेंट खत्म हो जाता है, तो लास्ट में फेयर प्ले का ना अवार्ड किसी टीम को दिया जाता है। तो फेयर प्ले का मतलब क्या होता है, जब कोई टीम, जब कोई खिलाड़ी सारे नियम कायदे कानून के हिसाब से, ठीक है, अपना प्रदर्शन करे, अपने आप को दिखाए, ठीक है, उस खेल में भाग ले, तो वो मेरा फेयर प्ले कहलाता है। यानी कि उसने नियम, सारे जो खेल के नियम होते हैं, सारे नियमों को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, उसी को हम फेयर प्ले कहते हैं। दूसरों के प्रति सम्मान क्या, तो दूसरों के प्रति सम्मान में आप ये लिख सकते हो कि ओलंपिक मूल्य शिक्षा का यह एक बहुत अच्छा पार्ट है। इसमें आप क्या कहोगे कि जैसे कोई सामने वाला आपका विरोधी टीम है या कोई विरोधी खिलाड़ी है, अगर वो हार भी गया है ना, तो आप उसके प्रति रिस्पेक्ट दिखाओगे किस तरीके से कि यार आप बहुत अच्छा आपने खेला और आपने जो कंपटीशन दिया है वो बहुत अच्छा था। इस तरीके से आप दूसरे के प्रति सम्मान को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। उत्कृष्टता की खोज होती है। हम टूर्नामेंट में, किसी भी टूर्नामेंट, किसी भी स्पोर्ट्स, किसी भी ओलंपिक में हम ये देखते हैं क्या, हमें बहुत सारे ना उत्कृष्टता की खोज देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल में अगर हम रोनाल्डो की बात करें, ठीक है, तो इसके पास कितना एक्सीलेंस है, कितना मतलब एक्सपीरियंस बोल सकते हो आप इसको, कि विभिन्न विभिन्न तरीके से ये गोल कर सकता है ना। तो वो सारी क्या है, उत्कृष्टता को दर्शाता है कि किस तरीके से ये खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों से डिफरेंट है, ठीक है। जीवन में शरीर, इच्छा और मन के बीच संतुलन, जब आप एक स्पोर्ट्स के खिलाड़ी बन जाते हो, ठीक है, आप एक बहुत अच्छे खिलाड़ी बन जाते हो, तो आप आपका मतलब आपका जो जीवन होता है वो बिल्कुल, मान लो कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं, आप जल्दी नहीं मरोगे, ठीक है, आप लास्ट तक जियोगे, आपका जो शरीर है पूरा बैलेंस हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इनकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार दी गई है। आप सभी, अगर आपको अपने तरफ से आप बना के नहीं लिख पाते हो, तो इन सारी चीजों को कर लेना, ठीक है। देखो क्या कहता है, प्रयास का आनंद, ठीक है। प्रयास का आनंद क्या कहता है कि प्रयास का आनंद ओलंपिक शिक्षा का एक मूलभूत मूल्य है, जो केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने की प्रक्रिया का आनंद लेने के महत्व पर जोर देता है, ठीक है। मतलब ये बताया गया है कि इसमें क्या होता है कि जो हम ना रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते, हम सीधा पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि हम नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर भी मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो ये मेरा प्रयास की खुशी कहलाता है। निष्पक्ष खेल की हम बात करते हैं, ठीक है। निष्पक्ष खेल क्या होता है, यानी कि फेयर प्ले। तो फेयर प्ले का मतलब होता है नियमों के अनुसार खेलना, और इसमें ईमानदारी, ठीक है, सम्मान और खेल भावना का पालन करना शामिल होता है। खेलों में निष्पक्ष व्यवहार सीखने से व्यक्ति के दैनिक जीवन में भी इसी तरह के सकारात्मक मूल्यों का विकास होता है, जैसे कि हमारी ईमानदारी, हमारा सम्मान और हमारा टीम वर्क, ठीक है। तो जो बातें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, वही चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है, वही चीजों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। प्रयास का आनंद हो गया, निष्पक्ष खेल हो गए, है ना। दूसरों के प्रति सम्मान भी आप लिख दोगे कि दूसरों के प्रति सम्मान का क्या अर्थ है, दूसरों के प्रति आदर और महत्व की भावना को बनाए रखना, ठीक है। यह एक महत्वपूर्ण गुण है जो सामाजिक संबंध और समाज में सद्भाव बनाए रखने में मदद करता है। दूसरों का सम्मान करने का अर्थ है उनकी भावनाओं, विचारों और व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करना, ठीक है। उनके साथ विनम्रता, सहानुभूति के साथ पेश आना, ठीक है। जैसे हम देखते हैं क्रिकेट में, हमें ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलती हैं। जैसे दूसरों के प्रति सम्मान क्या, आपने देखा होगा अभी वर्ल्ड कप का मैच था, तो हार्दिक पांड्या के जो जूते को फीते थे वो खुल गए थे, तो किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने उसके फीते बांधे थे। तो ये क्या है, रिस्पेक्ट है, ये दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद उत्कृष्टता की खोज, एक्सीलेंस की खोज, ठीक है। उत्कृष्टता की खोज का मतलब हो गया लगातार बेहतर होने का प्रयास करना, चाहे वो आपका व्यक्तिगत जीवन हो या कोई व्यवसाय हो, ठीक है, या किसी स्पोर्ट्स को आप खेलते हो। तो एक्सीलेंस ना आपके जीवन में किसी भी फील्ड में एक्सीलेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये बहुत अच्छे तरीके से आपको काम देने वाली है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये 4 पॉइंट आप कर लेना अच्छे से। अब हम बात करते हैं प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक के बारे में। इस टॉपिक को आप हाईलाइट कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनर को और कुछ नहीं पता, लेकिन प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है। वो
कुछ पूछे ना पूछे ये टॉपिक जरूर पूछेगा, ठीक है। वो 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर या 4 या 5 इन पांचों में से किसी भी क्वेश्चन कुछ भी बना के वो सिर्फ यही टॉपिक पूछ सकता है। हाईलाइट कर लो इंपॉर्टेंट में, बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें चीजें आपको थोड़ी सी ना याद रखनी पड़ेगी। इसमें आप बनाकर नहीं लिख सकते, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या कहता है ये टॉपिक हमारा प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक। तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन ओलंपिक की, ठीक है। हम बात करने वाले हैं प्राचीन ओलंपिक की। इसमें आप क्या पॉइंट मेंशन करोगे? देखो ये जो प्राचीन ओलंपिक खेल है, ठीक है, ये हमारा जो प्राचीन ओलंपिक खेल है कहाँ से शुरू हुआ था? तो आप बताओगे सर ये शुरू हुआ था ग्रीस में ओलंपिया नामक स्थान पर। कहाँ शुरू हुआ था? ग्रीस में ओलंपिया नामक स्थान पर। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1 मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव में जो एमसीक्यूज होते हैं वहां पर प्रश्न पूछ सकता है कि प्राचीन ओलंपिक खेल शुरू कहां पर किए गए थे? तो सर ग्रीक में किए गए थे, ओलंपिया नामक स्थान पर किए गए थे। इतनी चीजें याद करने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। कब किए गए थे? तो 776 में, 776 ईसा पूर्व, ठीक है, 776 ईसा पूर्व। जहां भी आपको 776 दिख जाए आप टिक कर देना, ठीक है। लेकिन इसके आगे ईसा भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा ये शुरू कब तक हुए थे और चले कब तक थे? तो ये क्वेश्चन ये आएगा कि प्राचीन ओलंपिक खेल का जो टाइम पीरियड था, जो समय सीमा थी, वो कितने वर्ष की थी? तो 776 से लेकर 393 ईस्वी तक, यानी कि 776 ईसा पूर्व से 393 ईस्वी तक ये आयोजित किए गए थे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर को और कुछ नहीं आता, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये खेल ज्यूस देवता के सम्मान में आयोजित किए गए थे। जैसे जो एक देवता है रोम के हैं, उनके सम्मान में, उनके रिस्पेक्ट में ये खेल जो थे आयोजित किए गए थे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया ये खेल जिस देवता के सम्मान में आयोजित एक धार्मिक त्योहार का हिस्सा था, ठीक है। इसको लोग पहले फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट करते थे, ठीक है। उनके रोम के ये देवता है, ठीक है। ये कौन है? तो ये रोम के देवता है, ठीक है। आपने हिस्ट्री इतिहास में पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से। नहीं पढ़ा है तो आप अपने सर से पूछ सकते हो, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्राचीन ओलंपिक में विभिन्न प्रकार की खेल स्पर्धाएं होती थी, जिसमें हम दौड़ को शामिल करेंगे, लंबी कूद, भाला फेंक, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, ये सारी चीजें इसमें हमने ऐड कर दी थी। तो प्राचीन, देखो अगर डिफरेंस की हम बात करें, प्राचीन ओलंपिक खेल और आधुनिक की बात करें, तो डिफरेंस में आप क्या करोगे? प्राचीन में ना कुछ खेलों के नाम लिख देना और आधुनिक में बहुत सारे खेल ऐड कर देना, ठीक है। क्योंकि ये एंशियंट की हम बात कर रहे हैं, हम पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्राचीन बहुत ज्यादा पीछे चले गए हम लोग, ठीक है। प्राचीन की बात हो रही है। आधुनिक में आप नए नए नियम ऐड कर देना एग्जाम में, नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी ऐड कर देना। तो बहुत अच्छे तरीके से आप अगर इसको याद भी नहीं कर पा रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से आप ना खुद से आंसर बना सकते हो। क्लियर है सभी को? देखो इसमें ना कुछ नियम बनाए गए थे प्रतियोगिताओं के। क्या क्या नियम थे? तो केवल यूनानी मूल का और शारीरिक रूप से सुयोग्य गुलाम, ठीक है, गुलाम दंडित व्यक्तियों को इन खेलों में भाग लेने की इजाजत नहीं थी, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कि जो गुलाम होते थे और जो वहां के दंडित लोग होते थे, मतलब ऐसे लोग जो किसी सजा को काट रहे हैं या दोषी है, वो सारे इस खेल में भाग नहीं ले सकते थे। विवाहित स्त्रियों को भाग लेने और खेलों को देखने की इजाजत नहीं थी। जो स्त्रियां विवाहित थी, जिनकी शादी हो चुकी थी, वो इस खेल को नहीं देख सकती, ना ही इस खेल में भाग ले सकती थी। केवल शारीरिक खिलाड़ियों को ही देखने की इजाजत थी, ठीक है। जो लोग हट्टे कट्टे हैं, जो लोग फिट है, सिर्फ वो ही इस खेल को देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात कर जाते हैं। अब आगे हमारा टॉपिक क्या है? पुरस्कार। इसी के अंतर्गत आप पुरस्कार को भी मेंशन करोगे। पुरस्कार में आप क्या मेंशन करोगे कि शुरुआती ओलंपिक खेलों में विजेताओं को जैतून की पत्तियां, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से बनी होती थी, है ना। ड्राइंग मेरी बेकार है। इस तरीके से उनकी जैतून की पत्तियों से संबंधित एक सम्मान दिया जाता था, है ना, हार पहनाया जाता था उनको, ठीक है। अनाज व पशु पुरस्कार के रूप में दिए जाते थे। इन खेलों में पुरस्कार की जो अपेक्षा खिलाड़ियों को आदर व सम्मान बहुत अधिक दिया जाता था। और खिलाड़ी विजय, मतलब खिलाड़ी जो थे ना, जो प्लेयर होते थे उस टाइम पे, वो इस खेल में, ठीक है, आदर और सम्मान पाने के लिए ही पार्टिसिपेट करते थे। उनको इनाम से कोई मतलब नहीं होता था। वो सिर्फ ये चाहते थे कि मैं खेल में पार्टिसिपेट करूं, खेल में हिस्सा मतलब भागीदारी बनूं और जीतने पे मुझे आदर व सम्मान मिले, ठीक है। उनको इनाम नहीं चाहिए होता था, ठीक है।
खिलाड़ियों को इन खेलों में पुरस्कार के लिए नहीं बल्कि सम्मान के लिए, ठीक है, ऐड कर दिया गया, बल्कि हमें सम्मान के लिए इनको जोड़ा जाता था। अगला क्या कहता है कि प्राचीन ओलंपिक खेल रोमन सम्राट थियोडोसिस, ठीक है, थियोडोसियस, ठीक है, प्रथम द्वारा प्राचीन ओलंपिक खेल को 393 में, ठीक है, समाप्त कर दिए गए थे। तो 1 मार्क्स में ये आ सकता है, ठीक है, ये वाला जो है 1 नंबर में आ सकता है, तो इसको याद रख लेना कि प्राचीन ओलंपिक खेल को समाप्त कर किसने किया था, ठीक है, समाप्त किसने किया था, तो 393 में किसने, रोमन सम्राट थियोडोसिस प्रथम ने, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेल की हम बात करते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत करने का श्रेय हमारे फ्रांस के बैरन डी कॉबर्टिन, ठीक है, बैरन डी कॉबर्टिन को जाता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न खेल की, ठीक है, मॉडर्न ओलंपिक खेल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि ये हमारे आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो शुरुआत करने का श्रेय है किसको दिया जाता है, तो आप कहोगे सर श्रेय दिया जाता है फ्रांस के बैरन डी कोबर्टिन को। किसको दिया जाता है, बैरन डी कोबर्टिन को। उसके बाद पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किए गए थे। ये ध्यान रखना है कि पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, तो यूनान में। कब किए गए थे, 1896 में। कहाँ किए गए थे, एथेंस में किए गए। तो 3 चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है कि कब, कहाँ और, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्लियर है सभी को। और इन खेलों में केवल 13 देशों ने ही भाग लिया था। धीरे धीरे ओलंपिक खेलों की भागीदारी की संख्या में वृद्धि होती गई, ठीक है। ओलंपिक में लिंग, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव, ये इन सब चीजों के खिलाफ है, इन सब चीजों के खिलाफ है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखो, अब हम बात करेंगे ओलंपिक प्रतीक। ओलंपिक प्रतीक, आदर्श वाक्य, ठीक है, उसके झंडे के बारे में, शपथ और उसका जो सॉन्ग है, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो ओलंपिक का जो प्रतीक है वो 5 अलग अलग रंगों के समान अनुपात वाले 5 परस्पर जुड़े हुए छल्ले हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, हम ओलंपिक प्रतीक की बात कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे प्रतीक दिया गया है, ठीक है। अभी हम ना सिर्फ सिंबल की बात करेंगे, सिर्फ प्रतीकों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ओलंपिक का जो प्रतीक है, 5 अलग अलग रंगों के समान अनुपात वाले 5 परस्पर जुड़े हुए छल्ले हैं। बाएं से दाएं छल्लों का जो रंग का क्रम है वो सबसे पहले नीला आता है। कभी कभी एग्जामिनर हमसे पूछ लेगा कि जो 5 ओलंपिक के जो छल्ले हैं उसमें सबसे पहला कलर कौन सा है, सबसे पहले कलर का छल्ला कौन सा कहलाएगा, तो आपको बताना है क्या, नीला, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पीला, नीले के बाद पीला कलर आता है, फिर काला हो गया, हरा हो गया और अंत में हमारा लाल है। आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे आपने देखा होगा ये ब्लू कलर हो गया आपका, उसके बाद आपका पीला हो गया, फिर काला है, ठीक है, हरा और उसके बाद लाल। 5 कलर मेंशन किए गए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये 5 छल्ले किसको दर्शाते हैं, तो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, ठीक है। पूछ सकता है एग्जामिनर कि ये जो 5 छल्ले हैं ना, जो 5 छल्ले आपको दिए गए हैं वो किसका प्रतीक है, किसको दर्शाते हैं, तो आप बता दोगे ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। कौन कौन से, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ठीक है। इन सभी को ये 5 छल्ले जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 5 छल्ले किसको दर्शाते हैं, तो हमारे 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। यह ओलंपिक खेलों में सभी महाद्वीपों के खिलाड़ियों की एकता का भी प्रतीक है। ये सारी लाइनें आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है। तो प्रतीक की हम लोग बात कर रहे थे, आपको उम्मीद है जहां से ना 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है।
एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं ओलंपिक आदर्श वाक्य की। ठीक है, ओलंपिक आदर्श वाक्य की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्या, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या था, तेज, ऊंचा, मजबूत। ठीक है, जिसको हम लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, सीटीएस। सीटीएस का मतलब हो गया तेज। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा ऑल्टियस। ठीक है, इसका मतलब हो गया हमारा ऊंचा। उसके बाद फोर्टियस का मतलब हो गया हमारा मजबूत। ठीक है, तो इसका जो आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य क्या है इसका, तेज हो गया, ठीक है, ऊंचा हो गया, और हो गया है हमारा एक मजबूत। ठीक है, इसको ये दर्शाता है, ये ओलंपिक आंदोलन की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। और 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के गठन के समय पियरे डी कुबोर्टिन ने प्रस्तावित किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा जो सिंबल है वो मतलब, सॉरी, यहाँ पे हम बात करें आदर्श वाक्य की। ठीक है, आदर्श वाक्य किसने रिप्रेजेंट किया है, तो 1894 में, है ना, पियरे डी कुबोर्टिन ने। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ओलंपिक आदर्श वाक्य की घोषणा पहली बार कब की गई थी, 1924 में। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि आदर्श वाक्य, जो ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है, उसकी सबसे पहली घोषणा कब की गई थी, तो 1924 में पेरिस में, फ्रांस में आयोजित ओलंपिक खेलों में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1924 में। कहाँ की गई थी, फ्रांस में की गई थी। इतना ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओलंपिक ध्वज की हम बात करते हैं, तो ओलंपिक ध्वज की जब बात करेंगे तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक ध्वज को किसने बनाया था, तो ये भी आप ध्यान में रखना। ओलंपिक ध्वज बैरेंट कुबोर्टिन द्वारा 1913 में बनाया गया था। देखो, ये नाम ना आप ना अपने दिमाग में बिठा लो, बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन इसी नाम से आपके एग्जाम में आ जाएगा। पियरे डी कुबोर्टिन हो गया, फिर बैरेंट कुबोर्टिन हो गया। ठीक है, इन्होंने 1913 में ओलंपिक ध्वज को डिजाइन किया था, ओलंपिक ध्वज को बनाया था। ठीक है, और 1914 में जारी किया था। ठीक है, मतलब 1913 में ध्वज बनाया गया था, 1914 में ध्वज को जारी किया गया था। तो ये चीजें आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी है। इसकी पृष्ठभूमि जो सफेद होती है, आप इमेज में देखो। ठीक है, पीछे की तरफ जो ये इमेज दिया गया है, यहाँ पर आपने देखा होगा पीछे का जो साइड है, पीछे की जो इसकी पृष्ठभूमि है वो ब्लैक, सॉरी, व्हाइट है, और इसमें कोई किनारा भी नहीं होता है। यह ध्वज पहली बार 1920 में बेल्जियम के एंटवर्प में फहराया गया था। तो ध्वज से कितने क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि ओलंपिक ध्वज को किसने बनाया था, तो ओलंपिक ध्वज को बैरन कुबर्टिन ने 1913 में बनाया था। दूसरा क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज को कब जारी किया गया था, तो ओलंपिक ध्वज को जारी किया गया था 1914 में। तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि पहली बार ये फहराया कहाँ पे गया था। ठीक है, पहली बार ओलंपिक ध्वज को कहाँ पर फहराया गया था, तो 1920 में फहराया गया था बेल्जियम के एंटवर्प में। बेल्जियम के एंटवर्प में 1920 में झंडे को लहराया गया था। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान में रखनी है। 3-4 क्वेश्चन आपके इधर से बन गए और 2-3 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बन गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ओलंपिक शपथ की हम बात करते हैं, तो शपथ में आप क्या कहोगे कि देखो, 1920 के एंटवर्प ओलंपिक खेलों में बेल्जियम के तलवारबाज विक्टर बोइन द्वारा पहली बार ली गई थी। तो शपथ की बात करें, कब शपथ कब ली गई थी, तो 1920 में। पहला क्वेश्चन, ठीक है, एग्जामिनर पूछेगा कब शपथ ली गई थी, तो जब हमने झंडा लहराया उसी टाइम हम शपथ लेंगे, है ना। तो 1920 में झंडा भी लहराया गया और 1920 में शपथ भी ली गई। ठीक है, कहाँ ली गई थी, तो भाई जहां आप झंडा लहराओगे वहीं आप शपथ लोगे। तो झंडा कहाँ लहराया गया था, बेल्जियम के एंटवर्प में। तो शपथ भी हम बेल्जियम के एंटवर्प में ही लेंगे। ठीक है, अब शपथ ली किसने थी सबसे फर्स्ट टाइम, तो हमारे तलवारबाज थे विक्टर बोइन। ठीक है, विक्टर बोइन द्वारा ली गई थी। किसके द्वारा, विक्टर विक्टर बोइन द्वारा ली गई थी। और ओलंपिक शपथ उद्घाटन समारोह के प्रोटोकॉल तत्वों में से एक है। आपको शपथ लेना ही है क्योंकि ये वहां के रूल रेगुलेशन में है, वहां के प्रोटोकॉल में है। ठीक है, यह शपथ प्राचीन काल में ओलंपिक खिलाड़ियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के समान नहीं है। बस डिफरेंस क्या है कि आजकल के खिलाड़ी ओलंपिक ध्वज के साथ शपथ लेते हैं, और हाँ, उन शपथ ना की बलि, मतलब उस टाइम पे ना जो शपथ लिया जाता था तो किसी पशु के साथ, जो उसके जो पशु के जो आंतरिक अंगों के साथ, इस तरीके का मेंशन किया गया है। तो एक बार आप देख सकते हो इसको। ठीक है, अब इसके सॉन्ग की बात करते हैं, तो ओलंपिक गान का जो रूप में इसको हम जाना जाता है, ठीक है, स्पाइरो समारा द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, जो इसका राष्ट्रीय गान, जो इसका ओलंपिक का जो सॉन्ग है, ठीक है, उसको सबसे पहले किसने, तो स्पाइरो स्पाइरो समारा द्वारा रचित एक संगीत रचना है। ठीक है, किसके द्वारा रचित है, ये हमसे एग्जामिनर पूछेगा कि जो हमारा ओलंपिक का जो गान है वो किसके द्वारा रचित है,
तो आप कहोगे स्पाइरो समारा द्वारा, ठीक है, स्पाइरो समारा द्वारा। उसके बाद ठीक है, ये तो सभी को पता होगा कि कब गाया जाता है, जब खेल शुरू होता है तब ये गाया जाता है, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक उतना है नहीं, ठीक। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, ठीक है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में, ठीक है। यहाँ पे समिति है और समितियों को क्यों बनाया गया है, यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, आईओसी इंग्लिश में हम बोलते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इसका जो गठन है 23 जून 1894 में किया गया था। याद रख लेना, आईओसी का गठन कब किया गया था, 1 मार्क्स एमसीक्यूज में आ सकता है। कब किया गया था, तो आप कहोगे सर 23 जून 1894 में किया गया था। किसने किया था, तो पियरे डी कुबर्टिन द्वारा। किसने किया था, पियरे डी कुबर्टिन द्वारा, ठीक है। और डेमोट्रियस विकेलस इसके पहले अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, डेमोट्रियस विकेलस। यह स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित एक गैर सरकारी और गैर लाभ सरकारी संगठन है, ठीक है। आईओसी का उद्देश्य क्या है, तो ओलंपिक चार्टर द्वारा सौंपे गए मिशन, भूमिका और जिम्मेदारियों को पूरा करना, ये इसका मिशन है। 3 क्वेश्चन अभी तक यहाँ से बन चुके हैं। कौन कौन से, सबसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब किया गया था, तो 23 जून 1894 को किया गया था। एक क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि आईओसी का फुल फॉर्म या आईओसी का संक्षिप्त पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक समिति। जिसको इंग्लिश में लिखना आता हो वो इंग्लिश में लिख दे, अन्यथा आप ये लिख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है। और गठन किसके द्वारा किया गया था, तो पियरे डी कुबर्टिन द्वारा किया गया था, ठीक है। कहाँ पर किया गया था, तो आप बताओगे स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित एक, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डेमोट्रियस विकेलस, ठीक है। डेमोट्रियस विकेलस इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इस टॉपिक में क्या रहने वाला है, देखो एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो समिति है, ये समिति हमारा ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन करती है, ठीक है। मतलब इसका काम क्या है कि जो हमारे ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन है ना, यानी कि हमारे समर का हो गया और हमारा विंटर हो गया, तो इन सीजन में जो खेल ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं वो ये समिति करवाती है। और इसकी शुरुआत 1896 में एंथ्रस ग्रीस और 1924 में शैमोनिक्स फ्रांस में हुई थी। तो ये 4 चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्या, 1896 में एंथ्रस ग्रीस हो गया, उसके बाद 1924 में थैमोसिस फ्रांस में, ठीक है। इस समिति का मिशन और भूमिका एक बार देख लेते हैं क्या कहता है। तो भूमिका में आप लिखोगे ओलंपिक खेलों का नियमित आयोजन होना, ठीक है। सभी के लिए खेल के विकास को प्रोत्साहित करना, समर्थन देना, सभी स्तरों पर खेल में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित और समर्थन देना, है ना। मतलब इसका क्या मेन पर्पस है कि हर लेवल पर आपको मतलब खेल ऑर्गेनाइज करना, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, है ना। तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन करोगे। ओलंपिक आंदोलन को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के अपमान के खिलाफ कार्यवाही करना, ठीक है। मतलब ये कार्यवाही भी करेगी अगर आप उस चीज को, रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हो तो। एथलीटों को चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य संबंधी, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी उपायों को प्रोत्साहित करना और समर्थन देना भी आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगला हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति एनओसी के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ये राष्ट्रीय की बात हो गई, ठीक है। आईओसी का मतलब हो गया इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल लेवल पर हो गया, ये हमारा नेशनल लेवल पर, ठीक है। राष्ट्रीय खेल समिति, इसका क्या काम है, देखो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एनओसी विश्वव्यापी आंदोलन, ठीक है, ओलंपिक आंदोलन का एक राष्ट्रीय घटक है। दुनिया भर में 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां हैं। कितनी है पूरे वर्ल्ड में, 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। इसमें से 193 जो है संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की है, ठीक है। और सभी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। जितने भी एनओसी है हमारे, जितने भी नेशनल ओलंपिक कमेटी है, इन सारी कमेटियों को आईओसी से जो मान्यता प्राप्त है, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा मान्यता भी दी गई है, ठीक है। ये क्या करता है, आईओसी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन करती है, जिसमें आईओसी द्वारा मान्यता सभी एनओसी भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो खेल आयोजन करेगी, यानी कि विंटर और समर में, मान लो समर और विंटर में जो आयोजन इन्होंने किए, इन खेलों में ना भाग कौन लेगा, तो एनओसी वाले जो भाग ले सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है।
अगला है हमारा अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघ, ठीक है, IFS, ठीक है, IFS, अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघ यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है। ये क्या करता है, तो अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों का दायित्व और कर्तव्य है कि वह विश्व के विभिन्न खेल विधाओं के दैनिक संचालन का प्रबंधन और निगरानी करे। मतलब इसका मेन काम क्या है, सारी चीजों को देखना, उनका प्रबंध करना, उनकी निगरानी करना, ये सारी चीजें ये लोग अपने स्थान पर करती है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ अपने खेलों के दैनिक प्रशासन की निगरानी करते हैं। मतलब क्या क्या रिपोर्ट स्पोर्ट्स उससे रिलेटेड पब्लिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये IFS द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान दोगे, प्रतियोगिताओं के नियमित आयोजन और निष्पक्ष खेल के नियमों का सम्मान, इन सारी चीजों की गारंटी है। मतलब ये गारंटी देती है कि जितनी भी प्रतियोगिताएं होगी वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, बिल्कुल फेयर तरीके से कराई जाएगी, ठीक है। ये महासंघ अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त एक गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो गए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपने इन सारे टॉपिक्स को समझा होगा, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और आप इस हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी जितनी भी क्वायरी होगी आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको फॉलो और ज्वाइन ज़रूर करें। आप सभी को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक।